गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? कैसे हो सब? बढ़िया। बढ़िया। स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं? यस सर। यस सर। आजकल तो अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी नहीं हो रही हैं आप लोगों की, लेकिन वर्क मिल रहा है। यस सर। चलो, कल हमने पढ़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, वो हमने लास्ट पॉइंट किया था कल की क्लास में। आज हम आगे पढ़ते हैं हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। टर्मिनोलॉजी नंबर 21, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स refers to the amount receivable to the business organization on account of sale of goods or rendering services, rendering यानी providing services in the normal course of business। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जिन गुड्स को सेल आउट किया या जो सर्विसेज प्रोवाइड की, उन गुड्स को सेल आउट करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट रिसीवेबल है, किन से सर? फ्रॉम कस्टमर्स, जिनको हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड की या गुड्स सेल आउट की। हमने कैश बेसिस पे सेल नहीं किया, अभी हमें अमाउंट मिलना बाकी है। गुड्स हमने सेल कर दी, सर्विसेज हमने रेंडर कर दी, बट अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल, वो आना बाकी है, ड्यू है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स या दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स। ध्यान रखना, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर असेट को सेल आउट करें, फिक्स असेट को सेल आउट करें क्रेडिट बेसिस पे, जो अमाउंट रिसीवेबल होगा वो ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों सर? क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा। फिक्स असेट्स हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल आउट नहीं करते, वो इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है। बोलो, बात आगे समझ में? यस सर। चलो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो टर्म्स इंक्लूड होती हैं। एक तो आते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में दो टर्म्स इंक्लूड होती हैं। एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं हमारे डेटर्स, एक तो आते हैं हमारे डेटर्स, और एक आते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स बोथ आर इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ध्यान रखना, बोथ आर इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स। सर, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स रेफर्स टू दोज पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस, डेटर्स refer to those persons or organizations to whom business organization has sold goods or rendered services on credit basis, on credit basis। तो जिन persons को या जिन organizations को या जिन business firms को हमने goods sale किए हैं या services render की हैं on credit basis, cash basis नहीं, credit basis, तो such persons or organizations or firms are known as debtors of the business organization। Like मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर एक्स को हमने गुड्स सेल किए, गुड्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स, हमने गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज के ऑन क्रेडिट, तो मिस्टर एक्स will be termed as debtor for us। यानी who are we? We are business organization, and if we sold goods worth rupees 1 lakh to Mr. X on credit, then Mr. X will be known as our debtor, ठीक है? डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देगा
इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देगा। मिस्टर एक्स की जगह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हो, वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी को हमने 4 लाख रुपीस के गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट, तो वाई एंड कंपनी हमारे लिए कौन है? डेटर। क्लियर है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं बेटा? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जब हम डेटर्स को गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, मान लो हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए 1 लाख ऑन क्रेडिट 3 मंथ्स के लिए। अब मिस्टर एक्स हमें पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन मान लो हमें इमीडिएट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम मिस्टर एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं और मिस्टर एक्स उस बिल को एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न देता है, और उस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, यानी बैंक से हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। 1 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने सेल किए थे, 1 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने सेल किए थे। मिस्टर एक्स ने हमें BR एक्सेप्ट करके दे दिया। ये 1 लाख रुपीज़ का BR जब हम बैंक के पास लेके जाएंगे, तो बैंक इसके ऊपर कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा। नॉमिनल अमाउंट सा होता है, बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। मान लो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए 500 रुपीज़, ये हमारा एक्सपेंस होगा, 500 रुपीज़ हम बियर करेंगे, मिस्टर एक्स बियर नहीं करेगा। और जो रिमेनिंग 99,500 रुपीज़ है वो हम अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सर फिर आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा? अब जो BR है वो है बैंक के पास। BR अब किसके पास है? बैंक के पास। आफ्टर 3 मंथ्स बैंक ये BR लेके मिस्टर एक्स के पास जाएगा और इस BR का 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट ले लेगा मिस्टर एक्स से। बोलो, बात समझ में आई? प्रोसीजर समझ में आया? देखो, मिस्टर एक्स को गुड्स मिल गए, उसका पर्पस फुलफिल हो गया। हमें पेमेंट चाहिए था इमीडिएट, हालांकि हमें 500 रुपीज़ बियर करने पड़े, लेकिन अगर आप देखो जो पैसा हमें 3 मंथ्स बाद मिलना था वो हमें आज ही मिल गया। तो ये 99,500 अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा दो तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट नियर अबाउट 300-400 रुपीज़ हमें मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक तरह से हमें 1 लाख रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं। जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना था वो आपको आज ही मिल गया। तो बिजनेस में यूज़ करके आप प्रॉफिट भी तो जनरेट करोगे। हाँ सर, एक तरह से तो आपको एक्सपेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बिजनेसमैन को फ़ायदा ही है, अदरवाइज उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता। तो हमारा पर्पस भी फुलफिल हो गया और बैंक ने जो सर्विसेज दी उसके लिए उसने चार्जेस ले लिए, और आफ्टर 3 मंथ्स बैंक को अपने 1 लाख रुपीज़ मिल गए। बैंक ने जो डिस्काउंटिंग सर्विसेज दी उसके लिए तो उसने 500 रुपीज़ की इनकम हो गई बैंक को, और जो कस्टमर को बैंक ने 99,500 दिए थे उसके अगेंस्ट बैंक को 1 लाख रुपीज़ BR के पैसे मिल गए। मिस्टर एक्स ने पेमेंट कर दिया आफ्टर 3 मंथ्स। बोलो, प्रोसीजर समझ में आया? ये हमारे लिए मिस्टर एक्स ने जो बिल एक्सेप्ट करके हमें दिया वो हमारे लिए यानी क्रेडिटर के लिए। क्रेडिटर अभी मैंने समझाया नहीं है। हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट बेसिस पे कस्टमर को, तो कस्टमर हुआ हमारा डेटर। और आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने मेरे से गुड्स परचेज किए क्रेडिट बेसिस पर, तो आप मुझे पेमेंट करोगे, तो मैं आपके लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। द पर्सन्स फ्रॉम whom goods have been purchased on credit basis are known as our creditors। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसके बाद। तो समझ में आ गया? बिल रिसीवेबल आपको आप लोगों ने यस बोल दिया है, पढ़ो बिल रिसीवेबल बुक में से। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन हु ड्रॉज इट। हमने ड्रॉ किया किसके अगेंस्ट? मिस्टर एक्स के अगेंस्ट। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। इसका पूरा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ड्रॉअर बोलते हैं। और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है और जो बिल को एक्सेप्ट करके देता है, दैट इज मिस्टर एक्स इन आवर एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं ड्रॉई।
उसको बोलते हैं ड्रॉई। क्लियर है? एक्सेप्टर बोल लो या ड्रॉई बोल लो, और जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉर। एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। सर ड्रॉई एक्सेप्टेंस क्या देता है? वो एक्सेप्टेंस देता है कि यस आई एक्सेप्ट टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस बिल आफ्टर 3 months। वो ये एक्सेप्टेंस देता है, अपने सिग्नेचर करता है। दस बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स, जो डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं, और रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम, और रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। सर ये एंडोर्समेंट क्या होता है? इधर देखो, ये हम हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मिस्टर एक्स हैं जिनको हमने 1 लाख रुपीस के गुड सेल किए थे। यही था ना हमारा एग्जाम्पल, ठीक है ना? अब मान लो मिस्टर एक्स ने भी किसी को गुड सेल कर रखे थे या सर्विसेज दे रखी थी, मान लो मिस्टर वाई को दे रखी थी, और वो भी 1 लाख रुपीस की दे रखी थी। अब मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने बिल ले लिया, बिल रिसीवेबल मिस्टर वाई से आ गया। बोलो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सर्विसेज दे रखी थी और उसने मिस्टर वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट करके बिल मिस्टर एक्स को दे दिया। अब इस बिल का जो पेमेंट है ये 3 months के बाद ही आना है। तो मिस्टर एक्स क्या कहता है, भाई आप मेरे पे नया बिल क्यों ड्रॉ कर रहे हो, मैं ये मिस्टर वाई वाला बिल ही आपको दे देता हूँ। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। यानी अगर हमें अपने किसी डेटर से बीआर रिसीव हुआ है और हमें अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो सेम बीआर, अगर अमाउंट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है बिल का, तो सेम बीआर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने क्रेडिटर को। बात आ गई समझ में बेटा? जैसे अगर ये भी समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक्स, वाई और जेड, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। एक्स ने वाई को उधार दिए 500 रुपये, ठीक है। वाई ने जेड को उधार दे रखे थे 500 रुपये, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड था, यहाँ भी हमने 1 month के लिए दिए थे, यहाँ भी इसने 1 month के लिए दिया था। तो वाई जेड को कहता है कि भाई 1 महीने बाद तुम मुझे पेमेंट मत करना, मेरा एक नोन है एक्स, आप उसको पेमेंट कर देना 500 रुपये का। बोलो तीनों का काम हो जाएगा या नहीं होगा? तो बस वही चीज़ बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वही चीज़ बस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना? वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ही Z X को पेमेंट करेगा, ये माना जाएगा कि Z ने Y को भी पेमेंट कर दिया। अब Y को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, Z ने अपना पेमेंट कर दिया, और Y की जो लाइबिलिटी थी टूवर्ड्स X वो भी फुलफिल हो गई Z के पेमेंट करने से। यस और नो? बात आ गई समझ में? तो एंडोर्समेंट में अभी इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर के अंदर, ठीक है सर। तो द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। यहाँ पर बैंक के पास जो बीआर आया था, इसका पेमेंट कब होगा? आफ्टर 3 months, 3 months के बाद ही पेमेंट होगा। सर क्या 3 months से पहले भी पेमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाए, मान लो हमने बिल ड्रॉ किया था जनवरी 1 को और इसकी ड्यू डेट है अप्रैल 1, 3 days ऑफ ग्रेस होते हैं, यानी 4 अप्रैल को इसका पेमेंट होगा। सर 3 days ऑफ ग्रेस क्या होते हैं बेटा? चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो 4 अप्रैल को अगर पेमेंट होना है, और अगर पेमेंट हो जाए Feb 4 को, तो अगर Feb 4 को पेमेंट कर देता है ड्रॉई, तो उसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी ट्रेड पेबल्स। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर जरूरी है कि हम बिल रिसीवेबल बैंक में जाएं सही देने के लिए? कोई जरूरी थोड़ी है, वो लेके अपने पास रख भी सकता है, बाद हाँ, में जब जरूरत पड़े बिल्कुल तो तब जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 चीज़ें होती हैं, या तो बिल को अपने पास रिटेन करके रखो ड्यू डेट तक, या उसको एंडोर्स कर दो,
या उसको बैंक को दे दो कलेक्शन के लिए, या उसको डिस्काउंट करा लो, सर बैंक को दे दो कलेक्शन के लिए। बेटा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब वो कहते हैं भाई अगर मैं यही काम करता रहूँगा कि कौन से मेरे बिल की ड्यू डेट आ गई, मुझे पेमेंट करना है, कौन से बिल का अमाउंट रिसीव करना है, तो फिर मैंने बिजनेस कर लिया। तो वो क्या करते हैं, अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पर जो बिल पेबल है उसका टाइमली आप पेमेंट करोगे और जो बिल रिसीवेबल है उनका टाइमली आप कलेक्ट करोगे। तो वो बैंक्स को हैंड ओवर कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। क्लियर है? ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल, to those persons or firm from whom goods have been purchased or services have been procured on credit basis। ट्रेड पेबल्स में हमारे क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल भी आते हैं। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो सर मतलब कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स का जस्ट अपोजिट है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में हम गुड्स सेल कर रहे थे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ट्रेड पेबल्स के केस में हम गुड्स परचेज करेंगे या सर्विसेज प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योर करना यानी परचेज करना, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल्स इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। गुड्स या सर्विसेज वो होंगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। अगर उन गुड्स या सर्विसेज के अलावा आप कुछ और परचेज कर रहे हो, जैसे आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो जबकि आप स्टेशनरी डीलर हो, तो फर्नीचर परचेज अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे किया तो वो आपके ट्रेड पेबल्स पे इंक्लूड नहीं होगा, वो बन जाएंगे आपके क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। यस और नो, समझ में आ गई बात? यस सर। तो क्रेडिटर्स में देखो, trade payables include both creditors and bills payable. Creditors, the term creditors refer to those persons or business organizations from whom goods have been purchased or services have been procured on credit basis. The amount payable to them will be paid by the business organization after the period specified in the agreement। मान लो वी आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये है मिस्टर वाई। ये कौन है? हमारे सप्लायर। ये हमारे सप्लायर ऑफ गुड्स हैं। इनसे हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट बेसिस पे वर्थ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स के क्रेडिट बेसिस पे हमने गुड्स परचेज किए। तो मान लो एंट्री हुई ये परचेज की जनवरी 1 को, यानी हम पेमेंट करेंगे मार्च 1 को। जनवरी 1 से फेब 1 से मार्च 1, 2 मंथ्स गैप ले लो, तो मार्च 1 को पेमेंट करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई विल बी टर्म्ड एज क्रेडिटर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर वाई को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेगा। डेटर को बोलते हैं देनदार, वो देगा पैसा। क्लियर है? तो the term creditors represents those persons or firms from whom goods have been purchased or services procured यानी purchase लिख लेना वहाँ पर on credit and payment has not yet been made to them. Some money is still owing to them. Some money अभी भी उनको, कुछ पैसा अभी भी उनको देय है, owing to them. ठीक है ना? यानी we owe to Mr. Y ₹5 lakh in our example. ठीक है? बुक में एग्जांपल दे रखा है, सेम ही है वो। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। अब सर बिल्स पेबल क्या होगा? अब देखो क्रेडिटर कौन है? मिस्टर वाई।
वो हमारे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा और वो हमारे पे बिल ड्रॉ करेगा, हम बिल को एक्सेप्ट करके मिस्टर वाई को रिटर्न करेंगे। बिल मिस्टर वाई के लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल, और हमारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। हमारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। यही तो पढ़ाया था मैंने बीआर में आप लोगों को, हाँ या ना? यही तो पढ़ाया था मैंने। हमारे लिए क्या होगा? बिल्स पेबल, और मिस्टर वाई के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। मिस्टर वाई हमारे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, हम बिल को एक्सेप्ट करके मिस्टर वाई को रिटर्न करेंगे। 2 मंथ्स के बाद मिस्टर वाई बिल को हमें प्रेजेंट करेगा, हम बिल को पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अगर मिस्टर वाई को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, वो बिल को क्या करा ले? डिस्काउंट करा ले बैंक से, तो 2 मंथ्स के बाद बैंक हमारे पास आएगा, हम बिल का पेमेंट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? सर अगर बैंक हमारे पास आएगा तो हम उससे पूछेंगे नहीं कि भैया हमने तो बिल दिया था मिस्टर वाई को, आप कौन हो? आप कौन हो? हम पूछेंगे क्या बैंक से? आंसर इज नो, नो। हम बैंक से कुछ नहीं पूछेंगे। बिल के ऊपर हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारे सिग्नेचर है, हमारे फर्म की स्टैंप है, कोई भी एक्सेप्टेंस के लिए हम सिग्नेचर तो करेंगे। तो जब हमारे सिग्नेचर हैं तो हमें क्या मतलब है कि बिल लेके कौन आया है, हमें तो पेमेंट करना है। अगर बिल जेन्युइन है, अगर वो हमने जिस बिल्स पेबल पे साइन किए थे, वो बिल्स पेबल का जो डॉक्यूमेंट है अगर वो जेन्युइन है, तो हम वो पेपर हम वापस ले लेंगे और पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और सामने वाली पार्टी से रेसिट ले लेंगे कि भैया आपने 5 लाख रुपीज़ हमसे रिसीव कर लिए, इसकी एक रेसिट दे दो, आपने 5 लाख रुपीज़ रिसीव कर लिए। क्लियर है ना? तो देखो बिल्स पेबल, a bill of exchange becomes bills payable for the persons who accepts it, means drawee, and return it to the drawer. drawer कौन है? मिस्टर वाई। drawee कौन है? वी, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम ड्रॉई हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे और मिस्टर वाई को रिटर्न करेंगे। ठीक है सर। Thus bills payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of, बोलो, accepted in favor of creditor, accepted in favor of creditor. The amount specified in such a bill is payable at a future date. future date क्या है हमारे एग्जाम्पल पे? March 4th. March 4th is a future date. 2 मंथ्स का बिल था, जनवरी 1st को ये ट्रांजेक्शन हुई और हमने बिल एक्सेप्ट किया, तो जनवरी 1st से 2 मंथ्स का गैप ले लो, March 1st और 3 days ऑफ ग्रेस, March 4th। ये 3 days ऑफ ग्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी गुड्स। गुड्स तो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। इन अकाउंटिंग, गुड्स मीन्स दोज थिंग्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स। गुड्स का मतलब उन चीज़ों से है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। अगर हम वाटर बॉटल्स में डील करते हैं, अगर हम वाटर बॉटल्स में डील करते हैं, तो वाटर बॉटल्स हमारे लिए क्या हैं? गुड्स। अगर हम स्टेशनरी आइटम्स में डील करते हैं, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, बिकॉज गुड्स आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीसेल पर्पज। एक पर्सन जो स्टेशनरी आइटम में डील करता है, अगर वो फर्नीचर परचेज करके लेके आ रहा है या वो कंप्यूटर परचेज करके लेके आ रहा है, तो क्या फर्नीचर और कंप्यूटर को हम गुड्स बोलेंगे? आंसर इज नो। फर्नीचर और कंप्यूटर तो उसके लिए क्या है? असेट्स, असेट्स हैं। क्लियर है ना? ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चों? यस। हाँ सर। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल की बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विच आर परचेज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीन्ट टू बी सोल्ड। फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो हमें सेल ही करने होते हैं आगे। ठीक है सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दस फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज गुड्स। फर्नीचर डीलर के लिए क्या बात कर रहा है? अगर ये स्टेशनरी आइटम में डील करता हो तो फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर will not be treated as purchase of goods, that will be treated as purchase of fixed asset. But if a furniture dealer purchases chairs and tables, या हम बोलें
इफ अ फर्नीचर डीलर परचेजेस टिम्बर, टिम्बर परचेज करके लेके आ रहा है, तो वो टिम्बर को क्या करेगा, क्या यूज करेगा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा, यस और नो? हाँ सर। तो इन दैट केस परचेज ऑफ टिम्बर विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है ना? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी वाउचर। चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा, आज चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा मैं आज आपको करने के लिए, और इन 1 और 2 डेज मैं आपको रिमेनिंग नोट्स इस चैप्टर के अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है सर? तो जो टर्मिनोलॉजी है नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर, वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स ऑथोराइजेशन टू पे, जो प्रोवाइड करता है अथॉरिटी, ऑथोराइजेशन टू मेक द पेमेंट, टू मेक द पेमेंट। सर पेमेंट कौन करेगा? भाई पेमेंट तो हमारा अकाउंटेंट करेगा। मान लो सप्लायर आया हमारा, जिससे हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए थे, पेमेंट लेने आया, तो हमारा अकाउंटेंट पहले क्या बनाएगा? वाउचर बनाएगा। वाउचर उसको प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर। बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? यस सर। सर वाउचर के ऊपर केवल अकाउंटेंट सिग्नेचर करेगा या कोई और भी पर्सन सिग्नेचर करेगा? बेटा अकाउंटेंट बिजनेस का ओनर तो नहीं है, वो तो केवल एक एम्प्लॉई है। यस सर। तो फिर सर अकाउंटेंट को अथॉरिटी कैसे मिल गई वाउचर के बेसिस पे? वाउचर के ऊपर ऑथोराइज्ड पर्सन भी सिग्नेचर करेगा। ऑथोराइज्ड पर्सन यानी जिसको बिजनेस ने अथॉरिटी दे रखी है टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई एसेट परचेज कर रहा है तो ऑथराइज पर्सन देखेगा कि एसेट सही रेट पे परचेज हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। किस पर्सन को कितना पेमेंट करना है, किस पर्सन से कितना पेमेंट लेना है, ये ऑथराइज पर्सन देखेगा। अकाउंटेंट कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, वो चेक करेगा। तो ऑथराइज पर्सन के भी क्रॉस सिग्नेचर होंगे ऑन ईच वाउचर, ठीक है सर। दूसरी बात, वाउचर जो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो आप समझते हो ना क्या होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? सबसे पहले वही पढ़ाया था मैंने इस चैप्टर में। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर। सबसे पहले वाउचर पे रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कौन सा अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर पे लिखा जाता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर these financial transactions will be recorded in the books of original entries, in the books of original entries, that is cash book, purchase return, sales book, sales return, BR, BP and journal proper, and journal proper। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ बोलोगे ये 8 नाम, लेकिन किसी बच्चे ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम साथ देना मेरा, दोगे ना साथ? ये नाम याद होने चाहिए बच्चों आपको। फटाफट मैंने 8 नाम बोले, आप बीच में 1-2 नाम तो बोलते, तो मुझे लगता है आप पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे। तो अब वाउचर इज द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर बनेगा। किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया, सेपरेट वाउचर बनेगा। किसी पर्सन को रेंट का पेमेंट किया, सेपरेट वाउचर बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, सेपरेट वाउचर बनेगा। गुड्स परचेज किए, सेपरेट वाउचर बनेगा। गुड्स सेल किए, सेपरेट वाउचर बनेगा। फिक्स एसेट परचेज की, सेपरेट वाउचर बनेगा। यानी फॉर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अ सेपरेट वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट and it specifies the accounts to be debited or credited. The form of a voucher varies from firm to firm. Firm to firm जो वाउचर का फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वाउचर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, ठीक है ना, अकाउंटेंट के सिग्नेचर, ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर वो लिखे होते हैं।
और वाउचर्स नंबर्ड होते हैं, वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, वाउचर नंबर्ड होते हैं। ठीक है सर। तो वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड एंड काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म, यानी ऑथराइज्ड पर्सन भी उस वाउचर के ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो सर जब सीएस जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटिंग करने, यानी उनके अकाउंट्स को चेक करने, हाँ जाते हैं, तो सर वो क्या चेक करते हैं वहाँ पे हम वाउचर्स देखते हैं पहले, और वाउचर्स पे अगर केवल अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं और ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर नहीं हैं, तो फिर हम हेड अकाउंटेंट को बोलते हैं कि भाई इस वाउचर को हम वैलिड नहीं मानेंगे जब तक आप इस पे ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर नहीं करवाते। आप ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर कराओ तब हम इस वाउचर को वैलिड मानेंगे। बात आ रही है बेटा समझ में? अगर केवल अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं, अगर केवल अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं और जो ऑथराइज पर्सन हैं उसके सिग्नेचर नहीं हैं, तो उस वाउचर को अगर हम जेन्युइन मान लें और उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसको सही मान लें और बाद में पता लगे ये तो फ्रॉड था, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? सीए की, कि भैया आपने इस वाउचर को कैसे पास कर दिया। ऑथराइज पर्सन हमसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि आपने इस वाउचर को पास किस बेसिस पे किया, मेरे सिग्नेचर तो है ही नहीं। तो इसलिए जब हम चेक करने जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि हर वाउचर काउंटर साइंड होना चाहिए बाय द ऑथराइज पर्सन ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस, अलाउंस यानी छूट। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, out of the selling price of goods, or a deduction for making payment promptly and or a deduction for making payment promptly। यानी जो सेलर है, सेलर ऑफ गुड्स है, एट द टाइम ऑफ डूइंग सेल या एट द टाइम ऑफ मेकिंग सेल टू सम पर्सन, अगर वो अलाउंस दे रहा है सेल प्राइस के ऊपर, मान लो गुड्स हैं 1000 रुपीज़ की और वो कह रहा है कि भाई 10 रुपीज़ में आपको अलाउंस दे देता हूँ, 990 रुपीज़ दे दो, तो ये 10 रुपीज़ क्या है? दिस विल बी टर्म्ड एज डिस्काउंट। बोलो बात आई समझ में? सर और क्या होगा? हमने 1000 रुपीज़ के गुड्स सेल कर दिए, हमने 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था, और जो परचेजर है वो 2 मंथ्स के बाद ही हमें कहता है कि भाई मैं आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट, आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹1000, बट आई एम मेकिंग पेमेंट ओनली आफ्टर 2 मंथ्स, यानी 1 मंथ अर्लियर। मैं प्रॉम्प्टली आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं जल्दी आपको पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट होंगे? कुछ बेनिफिट देते हो तो मैं जल्दी पेमेंट करूँ, नहीं तो मैं 1 महीने बाद ही करूँगा। ये 1000 रुपये मैं यूज़ करूँगा तब तक अपने बिजनेस में। यस और नो? बोलो। जल्दी पेमेंट करने से दोनों को फायदा है, जो पेमेंट कर रहा है वो डिस्काउंट ले लेगा और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको पैसा मिल जाएगा, वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेगा उस पैसे को। तो हम कहते हैं कि भाई 1000 रुपीज़ आपसे ड्यू थे, 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो, 20 रुपये छूट दे देते हैं हम आपको, 980 रुपये आप हमें पेमेंट कर दो, तो 20 रुपीज़ क्या है? इट इज़ डिस्काउंट, इट इज़ डिस्काउंट। क्लियर? यस सर। अब बेटा डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड discount is that discount which is allowed by the seller to the purchaser on the list price, और इसी को हम बोलते हैं कैटलॉग प्राइस।
ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस टू द परचेजर। लेकिन कंडीशन क्या है, परचेजर हमसे बल्क परचेज करेगा, यानी एक ह्यूज अमाउंट के गुड्स परचेज करेगा। मतलब कि जब होलसेलर से रिटेलर्स गुड्स परचेज करते हैं तो बल्क में परचेज करते हैं नहीं करते, यस और नो? अगर हम किसी होलसेल की शॉप पे चढ़ जाएं, मान लो वहां पर वो बेडशीट सेल आउट कर रहा है और हम कहें कि सर हमें बेडशीट्स परचेज करनी है, वो कहेगा कितनी बेडशीट्स खरीदोगे? हम कहते हैं भाई घर के लिए 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम। कहते हैं यहाँ पर वो मना कर देते हैं ना आपको, नहीं मैडम यहाँ पर हम 2-3 बेडशीट सेल आउट नहीं करते, 50-100 बेडशीट्स का अगर आप ऑर्डर देते हो या परचेज करते हो तो बात करो तो हम आपको दिखाएं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, मैंने तो बहुत देखा ही है। और आप जैसे जैसे बड़े हो गए अपने पापा मम्मी के साथ मार्केटिंग करने जाओगे तो ये चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट वो है जब परचेजर बल्क में हमसे गुड्स परचेज करता है तो हम उसको गुड्स की लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। यानी मान लो 1000 की बेडशीट है और हम उसको दे रहे हैं 950 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि वो हमसे 100 बेडशीट्स परचेज कर रहा है। 100 बेडशीट्स परचेज कर रहा है तो वैसे तो 1 लाख रुपीज़ सेल प्राइस होगा, लेकिन हम उसको 95,000 रुपीज़ के अंदर ही सेल आउट कर रहे हैं। तो ये जो 5,000 रुपीज़ है, यानी 50 रुपीज़ पर बेडशीट इंटू 100 बेडशीट, यानी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, TD, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? यस सर। अब मजे की बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी हम ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कभी डेबिट या क्रेडिट नहीं करते, इसको बस हम कैलकुलेशन में लेस करके जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी अकाउंटिंग नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल, उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगेन वहाँ पे ये चीज़ें वापस रिवाइज होंगी, ठीक है ना? समझ में आ गया? यस सर। अब कैश डिस्काउंट क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि भाई इस पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने वाई को गुड सेल किए 1000 रुपीज़ के फॉर 3 मंथ्स और मिस्टर वाई 2 मंथ्स के बाद ही पेमेंट करने चला गया प्रॉम्प्टली, तो हमने उसको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जब हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं जल्दी पेमेंट करने के लिए, कि वो जल्दी हमें पेमेंट कर रहा है इसलिए हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, सच डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज कैश डिस्काउंट। उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे मान लो हम ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं जहाँ से नॉर्मली हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं, हमने 900 रुपीज़ के आइटम्स ले लिया, ग्रोसरी आइटम्स, तो वो अपनी वो जो उसने बुक्स मेंटेन कर रखी हैं वो अपनी कॉपी ओपन करता है हमारा अकाउंट देखने के लिए। हम कहते हैं भैया रहने दो, मुझे बताओ अगर हम ये कैश बेसिस पे लें तो आप हमें कितना पेमेंट करोगे, आप हमें कितना डिस्काउंट दोगे, क्या कोई छूट दोगे हमें? वो कहते हैं हाँ मैडम, अगर आप कैश बेसिस पे लेते हो तो आप ऐसा करो 20 रुपये कम दे दो, 880 रुपीज़ दे दो, 880 रुपीज़ दे दो। और हम कहते हैं भैया अगर हम कैश नहीं दे तो, अगर क्रेडिट बेसिस पे लें तो कहते हैं आपका अर्लियर जो हिसाब है उसमें मैं 900 रुपीज़ और ऐड कर दूंगा फिर। यस और नो? हाँ या ना? होता ही है। जैसे मान लो आप पेन्स परचेज करने जाते हो, एक तो आप सिंगल पेन लो तो आप लाते हो 10 रुपीज़ का, और आप शॉपकीपर से कहते हो भाई 5 पेन लें तो कितने के दोगे? वो कहते हैं सर ऐसा करो 46 या 45 रुपीज़ दे दो। यानी 46 अगर 45 रुपीज़ ले रहा है यानी 4 रुपीज़ का वो आपको क्या दे रहा है? कैश डिस्काउंट। वो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वो कैश डिस्काउंट है। आप उसको प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे हो, आप क्रेडिट बेसिस पे नहीं लेके प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो कैश डिस्काउंट इज द अमाउंट या इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स डेटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी पेमेंट करने की वजह से जो हम डिस्काउंट देते हैं अपने डेटर्स को उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आगे की बातें हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिबेट। सर रिबेट और डिस्काउंट सिनोनिम्स लग रहे हैं, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है। डिस्काउंट मतलब भी छूट होता है और रिबेट मतलब भी छूट होता है, यस और नो? यस सर। लेकिन अकाउंटिंग में डिस्काउंट और रिबेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिबेट क्या है? जब हम अपने कस्टमर को कोई छूट देते हैं, मान लो हमने उसको गुड्स सेल किए थे 1000 रुपीज़ के, और जब वो हमसे पेमेंट लेने आता है तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई आप हमें ऐसा करो 950 रुपये ही दे दो, तो 50 रुपये आप कहोगे सर ये डिस्काउंट है, आप कहोगे सर ये डिस्काउंट है क्योंकि वहाँ पे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट पेमेंट वो नहीं कर रहा। दिस अलाउंस has been allowed by the business organization after making the sale of goods, and not at the time of selling of goods। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तब हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तब कोई बात नहीं हुई फ्यूचर में हम आपको कोई डिस्काउंट देंगे। लेकिन जब वो हमें पेमेंट करने आया, प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं कर रहा, वो पेमेंट करने आया तो हमने उसको 50 रुपीज़ का क्या दिया, अलाउंस दिया, उसको छूट दी, उसको रिबेट दी। अब ये रिबेट किस रीज़न से दी? दिस अलाउंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीजंस अदर देन द रीजंस फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इज अलाउड। जिन रीजंस की वजह से हम ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देते हैं, उन रीजंस के बजाय और किसी रीज़न की वजह से हमने ये छूट दी है। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं? वो रीजंस ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि जो स्पेसिफिकेशन के गुड्स सामने वाली पार्टी ने हमसे डिमांड किए थे, हमने उस क्वालिटी से थोड़ी लोअर क्वालिटी के गुड्स उसको प्रोवाइड किए, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? उसको अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो वो गुड्स रिजेक्ट कर देगा, वो कह देगा भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करता इन गुड्स को। तो सामने वाली पार्टी को मनाने के लिए हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो 1000 रुपीज़ ड्यू थे ना, और क्वालिटी बेटर क्वालिटी वाले गुड्स चाहिए थे आपको, थोड़ी लोअर क्वालिटी के हो गए, तो आप ऐसा करो 1000 की जगह आप हमें 800 रुपीज़ का पेमेंट कर दो, गुड्स एक्सेप्ट कर लो भाई, गुड्स रिटर्न मत करो। तो जो 200 रुपीज़ का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे रिबेट। इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स भेज दिए, या गुड्स में कोई जब हम गुड्स ट्रांजिट में थे, जब हमारी फैक्ट्री से निकल गए और सामने वाली पार्टी के पास जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और उसमें कुछ गुड्स खराब हो गए, तो उस केस में परचेजिंग पार्टी को हम कुछ छूट दे देते हैं, उस छूट को कहते हैं रिबेट। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी है आपके सिलेबस में, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर भी है, ठीक है ना? इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है। यस सर। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो बेटा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली हमारी इनकम पे नहीं लगते, इनडायरेक्टली लगते हैं। जैसे हम कोई गुड्स परचेज करके लेके आते हैं मार्केट में, उसमें टैक्स एडिड होता है। जब हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो जो फूड आइटम्स हम परचेज करते हैं, वहाँ पर ऑर्डर करते हैं, उन फूड आइटम्स की प्राइस के अंदर टैक्स ऐड होके आता है, यस और नो? हम पेट्रोल परचेज करते हैं, डीजल परचेज करते हैं, तो उसमें भी टैक्स ऐड होके आता है, तभी तो इतना महंगा हो रहा है। 105 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल पहुंच गया, बोलो हैं? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अर्लियर हमारी कंट्री में क्या थे? डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, सर्विस टैक्स अलग था, वैल्यू एडेड टैक्स अलग था, सेल्स टैक्स अलग था, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, एंट्री टैक्स अलग था। तो इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो
जो बिजनेसमैन था वो परेशान हो चुका था कि भाई मैं कितनी रिटर्न्स फाइल करूंगा, हर एक्ट की अलग अलग रिटर्न फाइल करते करते वो परेशान हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया और एक नारा दे दिया, वन टैक्स वन नेशन, और दैट टैक्स इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इतना समझ लो कि जीएसटी जो है, जब हम गुड्स सेल करते हैं, जब हम गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, जब हम गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो जीएसटी हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल हम जीएसटी करेंगे कलेक्ट, यानी सेल प्राइस के साथ हम टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ परचेज हम जीएसटी का क्या करेंगे, पेमेंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इतना याद रहेगा, अभी बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर चैप्टर आएगा वहां पढ़ेंगे। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं लास्ट में, फटाफट हो जाएंगी। 5 मिनट का टाइम और लूंगा मैं आपका, फिर आज का सेशन हम ओवर करेंगे, ठीक है ना। अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, नेक्स्ट है एंट्री, नेक्स्ट है एंट्री। When a transaction or event is recorded in the books of account, जब किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंट्री, ठीक है सर। बेड डेट्स, बेड डेट्स होता है बेटा, मान लो मिस्टर एक्स को हमने 1000 रुपीज के गुड्स सेल आउट किए, 1000 रुपीज के गुड्स सेल आउट किए, एंड आफ्टर सम टाइम मिस्टर एक्स हमें पेमेंट करने आया और वो कहता है कि भाई मैं तो केवल और केवल आपको 950 पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पे करने में समर्थ नहीं हूँ। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹950। तो जो रिमेनिंग 50 रुपीज़ हैं वो क्या होंगे, बेड डेट्स, उनको बोलते हैं बेड डेट्स। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है लॉस। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स से हमें रिसीवेबल थे 1000 और he will make only the payment of ₹950 to us, so remaining amount will be treated as a loss and that will be termed as bad debts. Clear है? Yes, sir. Next है insolvent. Insolvent. If a business organization is not capable to make the payment of all its debts, debts यानी liabilities, debts means liabilities, it means that business organization is insolvent। यानी अपनी सारी assets को सेल आउट करके अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑल लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंसॉल्वेंट। क्लियर? Yes, sir. और सर सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जस्ट अपोजिट। इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज केपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटीज आउट ऑफ इट्स असेट्स, इट मीन्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टोर्स। स्टोर्स, द टर्म स्टोर्स रेफर टू दोज मटीरियल्स which are held by the business organization not for the purpose of resale. Resale purpose से वो held नहीं करता organization, but to use them. use कहाँ करेगा? but to use them, उनको use करेगा, consume करेगा in the business organization. स्टोर्स में क्या आएंगे? lubricants, engine oil, spare parts, जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है उसके अगर कोई पार्ट लूज हो गया तो उसको टाइट करने के लिए हम स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। हाँ सर रखते हैं। तो वो स्पेयर पार्ट्स क्या है हमारे? स्टोर्स। मशीनरी के अंदर इंजन ऑयल डलता है। हाँ सर डलता है, ताकि मशीनरी स्मूथली चले। आप जो बाइक और एक्टिवा राइड करते हो उसमें भी इंजन ऑयल डलवाते हो ना आप लोग? यस सर, हम डलवाते हैं, उसमें इंजन ऑयल डलवाते हैं। इंजन ऑयल डलवाने से जो पार्ट्स हैं वो घिसते नहीं हैं और उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। 4-5 महीने में एक बार तो हम चेंज करवा ही लेते हैं इंजन ऑयल, क्योंकि वो ब्लैक सा हो जाता है। तो ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट्स के अगर स्पेयर पार्ट्स जो हैं अगर वो घिस गए, पार्ट्स घिस गए तो वो तो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो वो भी वहाँ पर इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो वो जो इंजन ऑयल और लुब्रिकेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जब परचेज करता है वो रीसेल पर्पज से परचेज नहीं करता, बल्कि उनको कंज्यूम करने के लिए परचेज किए जाते हैं। तो ऐसे आइटम्स को हम बोलते हैं स्टोर्स। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सेल्स की हैं, सेल्स मीन्स sale of goods or services in which the organization deals, not sale of fixed assets। उसको सेल में इंक्लूड नहीं करते, हम पढ़ाया था मैंने कल की क्लास के अंदर। यस और नो? हाँ सर पढ़ाया था। तो टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्लियर है ना? तो सेल्स का ध्यान रखना, सेल्स का सिनोनिम है टर्नओवर, नेक्स्ट है हमारा लाइव स्टॉक। जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सच एज कैटल्स, हमने भैंसें पाल रखी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक क्या बोलते हैं, बाड़ा बोलते हैं, तबेला बनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने भैंसें पाल रखी हैं मान लो, उन्होंने घोड़े पाल रखे हैं मान लो, उन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी हैं मान लो। तो ये क्या है? लाइव स्टॉक। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ। लास्ट टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो हमारे पास आइडल कैश पड़ा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी जिसको आप बिजनेस में यूज नहीं करना चाहते हो, वो कैश आपके पास या वो कैश एट बैंक आपके पास आइडल पड़ा है, जिसका भी बिजनेस में कोई यूज नहीं है, तो अगर आप उसको किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में डिप्लॉय कर देते हो, यानी वहां पर उनका निवेश कर देते हो, उनको लगा देते हो पैसा वहां पर, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से की जाती है? कि बदले में हमें कुछ रिटर्न्स मिले। शेयर्स पे हमें रिटर्न के रूप में मिलता है, शेयर्स के ऊपर अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो शेयर्स के ऊपर हमें रिटर्न के तौर पे मिलता है डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर लिख लो, रिटर्न विल बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और डिबेंचर्स के ऊपर हमें मिलता है इंटरेस्ट। डिबेंचर्स के ऊपर हमें रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। क्लियर है? यस सर। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज ओवर। खुश हो? चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया आज। सर डिविडेंड क्या होता है? बेटा डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ऑन इट्स शेयर्स। कंपनी जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है कंपनी के लिए, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता कंपनी के लिए। कंपनी में क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है ना अभी? हाँ, तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी के फंड्स को या कंपनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की सारी फंक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, वो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड वो क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। वो तो डिविडेंड केवल प्रपोज करते हैं, यानी वो प्रस्तावित करते हैं कि इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाए। सब प्रपोज किया तो डिविडेंड फाइनलाइज कौन करता है? आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। मैंने बताया ना, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स
डिविडेंड को फाइनलाइज करते हैं, डिविडेंड को फाइनलाइज करते हैं। अगर फाइनलाइज कर दिया तो डिविडेंड का पेमेंट कंपनी शेयर होल्डर्स को कर देगी, और अगर फाइनलाइज नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत करो ओनर्स में, प्रॉफिट को फ्लो बैक करो बिजनेस के अंदर ताकि हम बिजनेस को बढ़ाएं, एक्सपेंशन करें बिजनेस का, तो फिर डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा जो प्रपोज किया था डायरेक्टर्स ने। तो डिविडेंड इज जस्ट अ रिटर्न ऑन द शेयर्स परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? यस सर। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 इज ओवर नाउ, ठीक है ना। मैं आप लोगों को होमवर्क सेंड करूंगा आज ग्रुप के अंदर, वो होमवर्क आप करना स्टार्ट कर देना अपनी क्वेश्चन आंसर रजिस्टर के अंदर, और 1-2 दिन में फिर मैं आपको नोट सेंड करता हूँ, रिमेनिंग नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, उनको नोट्स रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। तब तक हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।